रौनक दौड़ता हुआ आया। वही एरोप्लेन वाली मुद्रा करता हुआ बोला, कहाँ है बेबी? बेबी? साहिल ने पलटकर सलोनी और उसकी माँ को देखा। सलोनी बोली, लो ये है तुम्हारा बेबी। सलोनी की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, पाँव मारता हुआ, अपनी जरा जरा सी मुट्ठियाँ भींचता हुआ, अपनी आंखें खोलकर रोशनी में मिचता हुआ। सलोनी की बेटी उसे छोड़कर चली गई थी और रौनक की खुशी के खातिर साहिल और सलोनी ने एक नन्ही सी जिंदगी को एक नई जिंदगी देने का फैसला कर लिया था। वह अनाथालय जाकर एक बच्ची को गोद लिया और उसे घर ले आए। उनके घर खुशी वापस आ बात कुछ समय पहले की है। गर्मी का दिन था। एक हाथ में लाल रंग की वाटर बोतल और दूसरे हाथ में सफ़ेद रंग का टिफिन बॉक्स, पीछे स्कूल बैग, सफ़ेद पैंट से बाहर निकली सफ़ेद शर्ट, बाल बिखरे हुए लेकिन आंखों में चमक। स्कूल की बस ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी और 6 साल का आयुष ड्राइवर भैया के सर पे खड़ा था। उसने कहा, ड्राइवर भैया जल्दी चलो ना। ड्राइवर ने रौनक की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। बच्चा पिछले आधे घंटे में 4 बार ये बात कह चुका था। ड्राइवर ने कहा, कार्टून फिल्म मिस हुई जा रही है क्या? रौनक ने बड़ी गंभीरता से ना का इशारा किया। ड्राइवर ने फिर पूछा, सूसू आई है क्या? रौनक ने फिर कहा, ना। ड्राइवर ने कहा, भूख लगी है क्या? रौनक ने कहा, नहीं। फिर ऐसी क्या इमरजेंसी है भैया? ड्राइवर ने कहा। ट्रैफिक सिग्नल हरा हुआ, गाड़ी चल पड़ी। 10 मिनट में रौनक का बस स्टॉप आ गया। रोज की तरह आया उसे लेने के लिए पहुंच हुई थी। वो घर की ओर चले तो रौनक इतनी तेजी से आगे चलने लगा कि जैसे पता नहीं क्या इमरजेंसी आ गई। 5 मिनट में वो दौड़ता हाँफता अपने 3rd फ्लोर के फ्लैट की सीढ़ियों पर था। घंटी बजाई, लगातार कई बार बजाने लगा। उसकी इस आदत से उसके पापा बड़े परेशान रहते थे। रोज कहते थे, ऑर्केस्ट्रा पार्टी में हो जो यहाँ कीबोर्ड बजा रहे हो। उसकी माँ सलोनी ने दरवाज़ा खोला। 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। रौनक ने बैग सोफे पर डाला। टिफ़िन बॉक्स और पानी की बोतल अच्छे बच्चे की तरह किचन में रखी और टाई गंदे बच्चों की तरह सोफे पर फेंक दी। फिर माँ से लिपट गया। बोला, बताओ ना, तुम्हारे कारण मैं कितनी जल्दी आया स्कूल से। बताओ ना मम्मी। सलोनी ने कहा, अच्छा अच्छा, आराम से बताती हूँ ना, आज मम्मा से ज़्यादा चिपकना नहीं। सलोनी सोफे पर बैठ गई और बगल की मेज पर रखे बड़े से लिफाफे से मेडिकल रिपोर्ट्स निकालने लगी। ये देख, डॉक्टर अंकल ने दिया है, सलोनी ने कहा और रौनक की छोटी छोटी उंगलियों को अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स पर बनी एक सफ़ेद आकृति के ऊपर फिराने लगी। रौनक को तो जैसे किसी खजाने की झलक मिल गई। उसने कहा, कब कब? सलोनी ने कहा, 2 महीने बाद, 10 सितंबर को। रौनक उठा, अपने हाथ फैलाए और पूरे घर में एरोप्लेन बनकर मंडराने लगा और ज़ोर ज़ोर से गाता जा रहा था, मेरे घर एक काका आने वाला है। सलोनी और उसके पति साहिल के घर में दूसरा बच्चा आने वाला था। वक्त का जोड़ घटाना गणित करके उन्होंने शादी के 1 महीने बाद जो आने वाली जिंदगी का कैलेंडर बनाना, उसका हर पन्ना प्लान के मुताबिक पलटा जा रहा था। 2 साल में पहला बच्चा, जब वह 6-7 साल का हो तो दूसरा बच्चा, दोनों के लिए अलग अलग फिक्स्ड डिपॉजिट्स। रौनक की अच्छी परवरिश हो सके इसलिए सलोनी ने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दी थी और कई साल में माँ होने की नौकरी, जो अपने आप में फुल टाइम जॉब होती है, बखूबी संभाल रही थी। साहिल एक अच्छी पोजीशन पर था, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। साल में एक बार पति पत्नी कहीं ना कहीं छुट्टी पर ज़रूर चले जाते थे और इस बार भी गर्मियों में किसी अच्छे हिल स्टेशन जाने की प्लानिंग चल रही थी कि डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी कि सलोनी ट्रेवल नहीं कर सकती।
अगले ही दिन साहिल ने सलोनी की माँ को शिमला फ़ोन लगाया और कहा, मम्मी डॉक्टर ने तो सलोनी को कहा है कि वो कहीं आ जा नहीं सकती, तो हमने अपनी छुट्टी भी कैंसिल कर दी है और उसके बाद सीमा की शादी में शिमला शहर भी नहीं आ पाएंगे। सीमा को समझा दीजिएगा। आप ऐसा करिए, शादी के फौरन बाद आप यहाँ सलोनी के पास आ जाइए। हाँ, पापा से कहिएगा 2-2 पेटी लीची और आम जरूर पैक करवा दें। ये रौनक को खाने को नहीं मिले ना तो वो मुझे खा जाएगा। सलोनी के मम्मी ने कहा, ठीक है, और वैसे भी अब तो भराई भी होने वाली है। साहिल कोशिश करता रहा सलोनी का खुश मिजाज रखे। अपने दफ्तर की फाइलें और स्टेट वो घर पर वापस ना लाए। दोनों साथ में पुराने पिक्चरों के गाने सुनते थे। ड्राइंग रूम में अपने लाल सोफे पर बैठकर नई पिक्चरों के गानों पर अपने माइकल जैक्सन बेटे रौनक का डांस देखते थे और कॉमेडी फिल्मों पर साथ हंसते थे। बच्चे के नामों की किताबें खरीदी जा चुकी थी। बच्चों के नाम पर रोज छेड़छाड़ के झगड़े होने लगते थे। साहिल हर छोटी छोटी चीज के लिए सलोनी का ख्याल रखता था। दफ्तर से फ़ोन करके खैरियत पूछता था। बॉस से बहाने बनाकर जल्दी सरक लेता था। ऐसा लगता था कि इस बच्चे ने अपना जादू दुनिया में आने के पहले ही चलाना शुरू कर दिया था। जिंदगी की दौड़ भाग में मसरूफ़ हो चुके थे साहिल और सलोनी फिर से वही पुराने प्रेमी बनते जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर गाड़ी आने में 20 मिनट की देर थी। स्कूल की छुट्टियों का वक्त था और प्लेटफार्म पर बैठने तक की जगह नहीं थी। वैसे साहिल अगर बैठना चाहता भी तो रौनक उसे बैठने नहीं देता। वो रेलवे स्टेशन को संभालने के बाद पहली बार आया था। बहुत खुश था। उसकी नानी जो आ रही थी। साहिल ने सलोनी की मम्मी से कहा था कि वो फ्लाइट के टिकट भेज रहा था, पर आप तो जानते ही हैं कि इन सब मामलों में माँ बाप बच्चों की सुनते ही कहाँ हैं। ट्रेन आई, नानी उतरी और रौनक को प्लेटफार्म पर ही चालू हो गया। हाथ फैलाकर हवाई जहाज बनकर गाए जा रहा था, मेरे घर एक काका आने वाला है। रास्ते भर नानी से आने वाले बच्चे के बारे में बात करता रहा। ऐसा लग रहा था कि बच्चे की आने की खुशी माँ बाप से ज़्यादा उसको थी। वो तो इसके अलावा कुछ बात ही करने को तैयार नहीं था। जो उसके घर आता उससे रौनक अपना फेवरेट डिस्कशन शुरू कर देता था और मौका मिलते ही अंदर के कमरे से कागज़ों का ढेर ले आता था जिसमें उसने कई सारी ड्राइंग बनाई थी। असल में रौनक ने अपने माँ बाप से कह रखा था कि वो आने वाले बेबी का चेहरा गेस करके रोज़ एक ड्राइंग बनाएगा। नानी हाथ मुंह धोकर उसके लिए लीची छीलने के लिए बैठी ही थी कि रौनक ने कहा, नानी जब बेबी घर आएगा ना और मेरी इतनी सारी ड्राइंग में अपनी फ़ोटो देखेगा तो बहुत हैप्पी हो जाएगा। फिर मैं रोज़ उसे अपने साथ पार्क में खेलने के लिए ले जाऊंगा और उसको अपनी बॉल दूंगा। अपने साथ स्कूल ले जाऊंगा, बिल्कुल नहीं मारूंगा। ऐसा लगता था जैसे रौनक भाई साहब ही सबसे बड़े अथॉरिटी हैं। आने वाले बेबी के ऊपर सलोनी की माँ ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। वो बच्चे के लिए ऊन के मोजे बुनने लग गई थी। एक छोटा सा पालना खरीद लिया था और सलोनी के सामने बैठकर धार्मिक ग्रंथ पढ़ने लगी थी। लेकिन रौनक ने पालने को रिजेक्ट कर दिया था। वो साहिल से जिद करके बंक बेड खरीदवा लाया था। कहता था कि वो नीचे वाले बेड पर सोएगा और बेबी ऊपर वाले में। साहिल अक्सर कमरे के एक कोने में बैठा चुपचाप बड़े चाव से रोहन की हरकतों को देखता रहता था और सोचता था कि काश बड़े भी दुनिया को इसी मासूमियत और सरलता से देख पाते जैसे बच्चे देखते हैं। सलोनी की गोद भराई की तैयारियां शुरू हो गई थी। उनकी तरफ गोद भराई बड़ी रस्म मानी जाती थी। प्रेगनेंसी के 7वें-8वें महीने में होती है, जिससे माँ को ढेर सारे तोहफे और रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी आशीर्वाद देने आते हैं। यूँ तो साहिल ने उससे कह रखा था कि वो सब कुछ संभाल लेगा, पर सलोनी
पार्टी ऑर्गेनाइजर थी और सच कहूँ तो उसे भरोसा नहीं था कि इतने बड़े फंक्शन को उसका हस्बैंड अकेला ऑर्गेनाइज कर पाएगा। सलोनी ने कहा, मुझे ही कर लेने दो। दिन भर एक सोफे से बिस्तर और बिस्तर से सोफे के बीच पेंडुलम की तरह घूमती ही तो रहती हूँ। मुझे लगता है कि गोद भराई की तैयारियाँ एक बहाना ही रहा होगा, रिश्तेदारों की उस फौज से बचने के लिए जो धीरे धीरे घर पर धावा बोलने की तैयारियां कर रहे थे। मामियाँ और भाभियाँ, चाचियाँ और फूफियाँ सब आने का मन बना रही थी। इस बीच रौनक का बेबी पुराने जोर शोर से चालू था। अब तो उसके फ्रेंड भी बच्चे के बारे में पूछने लग गए थे। आंटी, रौनक को बुला दीजिए प्लीज़। आंटी, बेबी घर कब आने वाला है? बेबी का नाम क्या है? अरे, नाम से याद आया कि नाम का महासंग्राम अभी खत्म नहीं हुआ था। अगर लड़का होता तो साहिल ने 3 नाम शॉर्ट लिस्ट किए थे। अहम, सक्षम, निखिल। सलोनी ने जवाब में शॉर्ट लिस्ट किए थे हर्ष, अभी, अच्छत। अच्छा, अगर लड़की होती तो साहिल ने अपना फाइनल नाम एक ही सोच लिया था, एलिसा। और सलोनी का फैसला था कि उनकी बेटी का नाम जानवी होगा। इन 8 नामों की लड़ाई में बेचारा रौनक पिसा जा रहा था। ना जाने कितनी बार वो पर्चियाँ उठा चुका था, ना जाने कितनी बार वो आंखें बंद करके बड़ी सी सीट पर कई नामों में से एक नाम पर उंगली रख चुका था। लेकिन हर बार मियाँ बीबी में कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप हो जाते थे और फैसला खारिज हो जाता था। ये सब करते करते गोद भराई का दिन भी आ गया। घर रिश्तेदारों से भरा था। औरतें ढोलक मंजीरे पर अपनी धुन में गाने लगी थीं। उधर अपने कमरे में सलोनी तैयार हो रही थी। साड़ी नहीं छांट पा रही थी, उलझ रही थी। आखिरकार तैयार होकर ड्राइंग रूम की एक ओर बढ़ी। साहिल को देखा। खूबसूरत लेकिन बेहद थकी हुई लग रही थी। पिछले कुछ घंटों की किचकिच में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। बेहोश होने लगी। एक दीवार के सहारे खड़े हो गई। फौरन सलोनी को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत थी, वरना कुछ भी हो सकता था। एम्बुलेंस वाले ड्राइवर से साहिल 3 बार कह चुका था, भैया जरा तेज चलाइए। नहीं सुन रहा था। आखिरकार साहिल उस पर चिल्ला गया था। बदहवास था वो। बस आधे घंटे पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक किस्मत ने उसका शीशा चटका दिया था। सलोनी बेहोश थी और जवाब नहीं दे रही थी। बड़ा अकेला महसूस कर रहा था वो। अचानक साहिल अफरा तफरी में अस्पताल पहुंचा। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि सलोनी का ख्याल करे या दौड़कर पर्चा बनवाए। खैर, डॉक्टर्स ने आखिरकार सलोनी को एडमिट कर लिया। साहिल जाकर उसके बेड के बगल में बैठ गया, उसका हाथ थाम लिया। पहली बार सलोनी के इस बहादुर लड़की के चेहरे पर सिकन देखी थी। माँ बनने का सपना वो बचपन से संजोए थी। ये सपना वो खोना नहीं चाहती थी। साहिल ने सलोनी की खातिर दफ्तर से छुट्टी ली। दौड़ते हुए सब काम करता रहता था दिन भर। और उधर घर पर माँ एक नन्ही सी जान रौनक का ध्यान बटा रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि उसकी बेटी ठीक हो जाए। लेकिन सलोनी की हालत सुधर ही नहीं रही थी। उम्मीद और नाउम्मीद के बीच एक दरीचा है, और उस दरीचे से साहिल अपनी पत्नी को जिंदगी को देख रहा था। उसने तो सारी जिंदगी सोच समझकर प्लान तैयार कर लिया था। कब शादी करेगा, कब पहला बच्चा होगा, कब दूसरा, कब उनके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट। लेकिन इस सोचे समझे कैलेंडर में एक नया पन्ना कहीं से उड़कर आ गया था। एक दिन डॉक्टर ने कहा, सॉरी, हम डिलीवरी डेट तक वेट नहीं कर सकते, हमें ऑपरेशन करके प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी होगी। 2 दिन बाद मरीजों वाली हरी ड्रेस पहनकर सलोनी अपने वार्ड से निकल गई। पहियों वाले स्ट्रेचर पर सवार होकर अटेंडेंट उसे लंबे कॉरिडोर में ले चले। साहिल भी साथ ही चल रहा था। नास्तिक था, पर आज किसी अनजाने इष्ट देवता को याद कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर उससे रुकने को कहा गया। साहिल एक बेंच पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। बहुत देर हो गई।
दूसरे ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी खत्म भी हो गई और पेशेंट बाहर भी आ गया। साहिल बेचैन हो रहा था। अचानक डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद धुले हाथों को पोंछते हुए बाहर आया और कहा, मिस्टर साहिल शर्मा। अचानक खड़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा, आपकी वाइफ एकदम ठीक है, लेकिन आपका बच्चा स्टिल बोर्न बेजान पैदा हुआ है। साहिल और सलोनी की जिंदगी का खूबसूरत फोटो फ्रेम जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया था। वो बच्चा जिसका उन्हें 1 साल से इंतज़ार था, वो उसकी ज़िंदगी में आने से पहले ही उन्हें अलविदा कहकर चला गया था। ये बात सिर्फ सलोनी की माँ को बताई गई। सलोनी का प्राइवेट वार्ड दिन भर दोनों औरतों की सिसकारियों से भरा रहता। साहिल ने अंदर भी कुछ उमड़ रहा था, जैसे किसी ने तकलीफ में डूबा हुआ खंजर उसके सीने में डालकर हाथ को फिरा दिया हो। वो भी जोर जोर से खिसक सिसक कर रोना चाहता था, लेकिन मजबूर था। ऐसे वक्त पर कमज़ोर नहीं दिख सकता था। घर पर रौनक को एक झूठ बता दिया गया था कि उसकी मम्मी को एक इन्फेक्शन हो गया था और उसे किसी से भी मिलने की मुनाही नहीं थी। साहिल और सलोनी का अपना गम इतना तकलीफ देह नहीं था जितना उस लम्हे का डर जब अपने घर में वापस दाखिल होने वाले थे। खाली हाथ वो दोनों जब घर से निकले थे तो उस नन्हे से सपने को घर लाने के लिए निकले थे जो 1 साल से उनकी आंखों में बसा हुआ था। लेकिन आज वो सपना जल चुका था। सलोनी को अस्पताल से घर जाने की इजाज़त मिलने वाली थी, लेकिन शायद कुछ वक्त के लिए उसे किसी भी चीज़ का कोई मोह ही नहीं बचा था। वो टूट चुकी थी, दीवारों को ताकती रहती थी, अचानक रो पड़ती थी। कुछ और दिन बीत गए। आखिरकार एक दिन सलोनी को डिस्चार्ज कर दिया गया। साहिल ने अस्पताल से चलने से पहले घर फ़ोन किया। आया ने उठाया। रौनक कहाँ है? साहिल ने कहा। रौनक एरोप्लेन बना हुआ है। पीछे रौनक ने जोर जोर से गाने की आवाज़ें आ रही थी। वो हाथ हवा में फैलाकर हवाई जहाज बनकर सारे घर में गाता फिर रहा था, मेरे घर एक काका आने वाला है। साहिल ने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया। पेपर वर्क पूरा हो गया था। वो लोग चल दिए। आधे घंटे बाद साहिल ने अपने घर पर घंटी बजाई। आया ने दरवाज़ा खोला और पलटकर चिल्लाई, रौनक देखो कौन आया है। रौनक दौड़ता हुआ आया। वही एरोप्लेन वाली मुद्रा करता हुआ बोला, कहाँ है बेबी, कहाँ है बेबी। साहिल ने पलटकर सलोनी और उसकी माँ को देखा। सलोनी, लो ये है तुम्हारा बेबी। सलोनी की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, पाँव मारता हुआ, अपनी जरा जरा सी मुट्ठियाँ भींचता हुआ, अपनी आंखें खोलकर रोशनी में मींचता हुआ। सलोनी की बेटी उसे छोड़कर चली गई थी और रौनक की खुशी की खातिर साहिल और सलोनी ने एक नन्ही सी जिंदगी को एक नई जिंदगी देने का फैसला कर लिया था। वह अनाथालय जाकर एक बच्ची को गोद ले लिया और उसे घर ले आए। उनके घर खुशियाँ वापस आ गईं। दोस्तों, साहिल और सलोनी के इस फैसले के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे हमारी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।